Hey guys, hi, very welcome to all of you to this session. So once again, welcome back. Very good evening to all of you. And this is your master teacher Harsh Priyam, and I am going to take your today's session on applications of trigonometry. तो चलो शुरू करते हैं without wasting any much further time. So good evening to all of you. Welcome to all of you in the session once again. So हम लोगों ने trigonometry के 4 sessions कर लिए हैं where we had even completed the super level questions previous session में. And I'm really happy to see the response which you guys gave me on that video. तुम लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा. कुछ लोग तो तन्मय was too much, very good, fantastic. चलो तो I'm really happy to see your guys comments, and again I request all of you that whenever this video gets over, kindly put a lot of your comments because तुम लोगों के कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत खुशी मिलती है. सच में बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है. एक्चुअली मैं फील कर पाता हूँ क्योंकि यार YouTube में क्या है ना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन का एक बैरियर तो हो ही जाता है. वेदांतु प्लेटफॉर्म पे ये रहता है कि हाँ टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है. यू कैन ऑल्सो से मी समथिंग, यू कैन राइट देयर. लेकिन यूट्यूब पे मैं बहुत ज्यादा चैट भी नहीं ले पाता हूँ, तुमसे बात तो हो ही नहीं पाती है. तो कमेंट इज द ओनली मेथोडोलॉजी जिससे मैं जान पाता हूँ दैट व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग, हाउ यू आर फीलिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, और बाकी सारी चीजें. तो व्हेन यू राइट अ लॉट ऑफ कमेंट्स आई एम वेरी हैप्पी, very happy. So thanks a lot for that, and do not forget to like the video. So if you are liking the session, if you are liking the effort put by me and the entire team of Vedantu, please do not forget to hit the like button, okay, and share it with your friends also. सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे. वैसे मैं बता रहा हूँ कि पिछले सेशन में मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे. I was just going through the data. So guys, kindly subscribe the channel because if you won't subscribe, you will not get the updates. जो कि अब कौन सा सेशन है, नेक्स्ट सेशन मेरा कब आएगा, अभिषेक सर का नेक्स्ट सेशन कब होगा, अमृत सर का कब होगा, तो ये सारी चीजें तुमको पता नहीं चलेंगी. तो इफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन दैट एट दिस टाइम दिस सेशन इज गोइंग टू हैपन. ओके, चलो तो लेट्स सी, मूव अहेड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज सेशन ऑन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो मैं दिखा देता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन सम बुक्स इट इज गिवन एज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ जगह पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस दिया हुआ है. ठीक है, तो heights and distances is also the name for this. ठीक है, चलो तो let's move ahead, start our today's session without wasting any much further time. So this is your first question, all of you guys. This is your first question. Now question says a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with the ground. Okay, तो पहले इस situation को समझ लेते हैं. Please pay attention. First try to understand the situation. So there is a tree, से फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. वैसे ट्री इतना ऐसा हिला हुआ नहीं रहता, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा ट्री है, स्ट्रेट बना लेते हैं. तो दिस इज अ ट्री. अब इसके टॉप की का चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि ये एकदम पोल टाइप का ट्री है. ठीक है, खजूर का पेड़ ले लो. नाउ हियर विंड इज ब्लोइंग सो इट गेट्स ब्रोकन फ्रॉम समवेयर हियर इन मिडिल या फिर थोड़ा ऊपर नीचे जैसे भी. नाउ इफ इट इज ब्रोकन तो आप समझ पा रहे होगे कि ये जो टॉप वाला पोर्शन है, अगर यहाँ बीच से ब्रेक हुआ तो ये जो टॉप वाला पोर्शन है इट विल कम ऑन द ग्राउंड लाइक दिस. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये ग्राउंड पे ऐसा गिर जाएगा? तो ये जो टॉप पोर्शन है वो इसका टॉप यहाँ पे लाई कर जाएगा. तो डोंट यू थिंक ये जो ट्रायंगल बना है, डॉटेड पोर्शन, इफ आई नेम इट ए बी सी, ये जो ट्रायंगल बना है आपका ए बी सी, ये इसमें ए बी और ए सी एक ट्री के ही पोर्शन है. देखो ये तो नीचे वाला पोर्शन जो अभी भी ग्राउंड से लगा हुआ है, और लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर से गिरा हुआ है. So here if I see this diagram again, please pay attention. अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसका मतलब ये भी ओरिजिनल ट्री का पार्ट रहा होगा. अब अगर ये बात समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं. नाउ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ये जब गिरा ना ग्राउंड से, तो ग्राउंड से इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया. वो यहाँ पे दिया हुआ देखो 30 डिग्री का एंगल. फाइन. द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, the distance between the foot of the tree, ये foot हो गया आपका, and the point where the top touches, see, इन दोनों के बीच का जो distance है is 8 मीटर. तो ये जो BD दिया हुआ है इस फिगर में ये 8 मीटर है. यहाँ के फिगर से लोगे तो ये BC 8 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू 8 मीटर दी हुई है. Now it is saying find the height of the tree. अब ध्यान दो height of the tree कैसे निकलेगा. तो I guess ये शायद सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे कि height of the tree में AB और AD दोनों पार्टिसिपेट करेंगे. ये भी हाइट होगा और ये भी हाइट होगा. इनफैक्ट आपको इन दोनों का वैल्यू ऐड करना होगा तब हाइट मिलेगी. समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि यार देखो ये यही सेम पोर्शन गिरा है ना, तो यू विल हैव टू एक्चुअली ऐड दीज टू लेंथ. सो व्हाट यू हैव गॉट, इफ दिस इज योर एंगल, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं, ये या फिर ये एंगल आप कंसिडर कर रहे हो,
तो इसका अपोजिट साइड सबको बता रखा हूं, ये परपेंडिकुलर होता है, इजंट इट? अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस, फाइन, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेस पता है, आपको एंगल पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो निकाल लोगे, एंड वंस यू फाइंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज तो यू विल हैव टू ऐड देम, और तभी आंसर आएगा। चलो तो सॉल्व करते हैं। आई गेस समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। बीडी की वैल्यू है 8 मीटर। यार बाल बहुत बड़े हो गए इस लॉकडाउन के चक्कर में, अभी तक कटवा नहीं पाया हूँ। यहाँ पे अभी तक सलून भी नहीं खुला, पता नहीं तुम लोग की तरफ सलून खुला क्या, क्या कहते हो? कम ऑन, राइट इट डाउन इन द लाइव चैट, आई विल सी टू इट। AB के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं AB के बारे में बात करूं, so this is going to be my perpendicular, this is going to be my hypotenuse, and this is my base 8 मीटर। तो if I need perpendicular and I know base, तो पहला रिलेशन मेरे को perpendicular और base में चाहिए। तो perpendicular and base has a relation, I don't think I need to tell you। perpendicular और base के लिए रिलेशन आजकल चल रहा है tan थीटा। तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 है, और tan 30 की वैल्यू आजकल 1/√3 चल रही है, isn't it? So if tan 30 is 1/√3, you have got the value. So do the cross multiplication. You will get perpendicular is equals to 8/√3 मीटर्स ले लो, हाँ क्योंकि ये मीटर में ही था, हाँ 8/√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ, दिस इज द परपेंडिकुलर, फाइन। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन मिलता है? तो आई गेस ये फिर बताने की जरूरत नहीं है, बेस और हाइपोटेन्यूज में आजकल क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है। तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस मिल रहा है तो देख लो यार, देखो cos 30 लिखूंगा यहाँ पे, cos 30, एंड इफ आई राइट cos 30 दिस विल बिकम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस के जगह पे मैं 8 लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बेस क्या है हमारा, देखो ना बेस क्या है, बेस हमारा 8 मीटर तो दिया ही हुआ है। तो अगर बेस 8 मीटर है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं cos 30 बेस 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज h। cos 30 की वैल्यू वी ऑल नो इट इज √3/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हाइपोटेन्यूज को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो और √3 को नीचे भेजो। तो कुछ ज्यादा हो गया, मैं बता देता हूँ क्या क्या भेजना है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अगर मैं 2 को इधर भेजता हूँ तो 8 2 16 रूट, और h को इधर भेजता हूँ तो h इज h और √3 मल्टीप्लिकेशन में। नाउ यू कैन सेंड एक्चुअली दिस √3 टू द डिनोमिनेटर, तो हियर यू विल गेट 16/√3 is equals to h. So you have got the value of h as 16/√3 and you have got the value of p as 8/√3. Fine. अगर ये दो वैल्यू आपके पास मिल गया, देखो p की वैल्यू अभी भी तुम्हें क्या मिली, p you have got 8/√3, 8/√3 मीटर, सॉरी, और h you have got 16/√3 मीटर्स। ठीक है, देखो यही चीज मिला था ना, 16/√3 और 8/√3। अब अगर ये चीज मिल गई है तुम्हें, अगर ये चीज तुम्हें मिल गई है तो व्हाट यू नीड, तुम्हें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ऐड करना है, तो ऐड कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। p plus h that will be the height of your tree, so 8/√3 plus 16/√3। इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि √3 is going to be your LCM। तो अगर √3 LCM ले लिया तो 8 plus 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 अपॉन √3। शायद ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि 24 कैन बी रिटन एज 8 into 3। तो अगर ये 8 into 3 लिखा, सॉरी 8 into 3, आई एम वेरी सॉरी, इसको मिटाओ यार, 8 into 3, अगर ये 8 into 3 है और डिवाइडेड में √3 है, तो शायद बताने की जरूरत नहीं है कि 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3, और इसी के कारण से ये एक कैंसिल हो जाएगा। जिनको इसमें डाउट है प्लीज एक बार रफ में लिख लेना, बिकॉज इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इट्स अ क्लास 8th डोमेन, बट प्लीज राइट इट डाउन समवेयर ऑन अ कॉपी। तो दिस इज बिकमिंग 8√3 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, p plus h, या फिर ये कह सकते हो हाइट ऑफ द ट्री। सो वी हैव गॉट द हाइट ऑफ द ट्री। एक बार आंसर 8√3 मीटर। चलो देखो आंसर भी चेक कर लेते हैं। सो 8√3 मीटर, देखो सॉरी 8√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको? ऑल ऑफ यू गॉट इट? कम ऑन, राइट इट डाउन इन द लाइव चैट, जल्दी जल्दी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, कीप ऑन हिटिंग द लाइक बटन, लाइक बटन को प्रेस करते रहना, ठीक है? चलो लेट्स मूव अहेड। और कमेंट तो तुम लोग करोगे, मेरे को पता है आप करोगे। Fine, this is the next question. The next question says, देखो everyone please pay attention. The next question says, next question, a kite is flying at a height of 60 meter. Okay, fine. Above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the spring. अब क्या क्या इसका मतलब है वो समझते हैं। देखो ध्यान से देखो, या इसको ऐसे इधर कर लेते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखो। See, you have a ground here, ये आपका ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड से आप एक काइट उड़ा रहे हो, मतलब पहले उड़ा दिया आपने और उसके बाद फिर उसका जो धागा है वो ग्राउंड पे यहाँ बांध दिया।
यू हैव टाइड इट टू द ग्राउंड। अब यहां से ये काइट यहां उड़ रहा है, ठीक है, ये काइट, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब कॉमन सेंस की बात बताओ कि हाइट हम लोग कहां से कैलकुलेट करेंगे। तो सम स्टूडेंट थिंक कि सर ये 60 होना चाहिए, बट इट इज रॉन्ग, ये 60 में नहीं होगा, बिकॉज हाइट वी ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना दैट हाइट इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी योर 60 मीटर। फाइन, अच्छी बात है, तो हमने 60 मीटर हाइट लगा लिया। Now the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, वो हमने बांध दिया। The inclination of the string with the ground, ground के साथ इस string का inclination 60 डिग्री है, अच्छी बात है, लिख दिया। Find the length of the string assuming that there is no slack। No slack का मतलब क्या होता है? No slack का मतलब ये कि आप मानिए कि ये string इस तरीके का नहीं है, ऐसा नहीं कि लूज string है, वो एकदम टाइट string है, क्योंकि टाइट रहेगा तभी वो ट्रायंगल बनेगा और तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि आपको अज्यूम करना है कि उसमें कोई भी स्लैक नहीं है। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, तो अगर ये डायग्राम हमारे पास बन गया तो वी कैन जस्ट नेम इट एबीसी ट्रायंगल हो गया। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब क्या? आपको एसी की वैल्यू चाहिए। ओके, तो एसी की वैल्यू चाहिए। आपने अगर ये एंगल अज्यूम किया है तो दिस अपोजिट साइड विल बिकम योर परपेंडिकुलर। सो इफ दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड यू नीड द हाइपोटेन्यूज, मैंने h लिखा है तो h से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका परपेंडिकुलर है 60 मीटर और आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई? यू आर सिंपली गोइंग टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? आई गेस यू रिमेंबर, तो कुछ नहीं होता, साइन होता है, साइन 60। सो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर शायद बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 60 है, एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड व्हिच इज l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। साइन 60 की वैल्यू आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल, दिस इज √3/2, so we will equate it to 60 by L, cross multiplication करना होगा, तो you will send this 2 to this side and L to this side, so hence you will get √3L equals to 2 into 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120। सॉल्व करना होगा, √3 इधर जाएगा, so L is equals to 120 by √3। देखो दूसरे पेज पे से सॉल्व कर लेते हैं। so L we have got 120 upon √3, same methodology what we had applied just now। 120 को it can be written as 40 into 3, sorry 40 into 3, √3 नहीं, 40 into 3। now if it is can be written as 40 into 3 divided by √3, तो ये √3 इस 3 को कैंसिल करेगा √3 टाइम्स में, and hence we will get value 40 √3 meters which is the value of L। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट ये भी आता है बच्चों का कि सर डू वी नीड टू राइट द एग्जैक्ट वैल्यू या फिर 40 √3 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा क्या 40.1732 एंड सो ऑन। तो माय आंसर टू दिस इज until and unless it is not specifically mentioned in the question, क्वेश्चन में दो चीजें मेंशन होंगी, या तो क्वेश्चन ये कह रहा होगा that write the value of जो भी निकालना है up to correct to 2 decimal places or 1 decimal places, something like this if it is written, तो you have to put the value। या फिर सेकेंड केस में हो सकता है यहाँ क्वेश्चन में आखिरी में आपको दे दे √3 is equals to 1.732, ऐसा ब्रैकेट में करके दे दे, या लिख दे assume √3 equals to 1.732। This means question wants that you should put the value। तो सिर्फ इसी दो कंडीशन में you have to put the value, otherwise you can leave it like this। Okay? Now second doubt, यहाँ पे बच्चों का ये भी डाउट आता है that सर हमारे स्कूल में ऐसा बोला गया है, मैम या सर ने बोला है that you have always to put the values and write the final answer, otherwise you will don't get marks। तो देखो एक बात तो पक्की है कि स्कूल में तो वो मार्क्स काट सकते हैं, ये फैक्ट है कि वो टीचर तुम्हारा स्कूल में मार्क्स काट सकते हैं बिकॉज इंटरनल एग्जाम्स आर इन देयर हैंड। But the reality is this कि in boards your marks would never be deducted for this, because if the question is not asking for the exact answer, even if you write this much answer you will get full marks, that is my guarantee। बोर्ड्स में मिल जाएंगे पक्की बात है, लेकिन हाँ इंटरनल एग्जाम में तुम्हारे स्कूल के टीचर्स काट सकते हैं, तो इंटरनल एग्जाम में वो जैसा बोलते हैं वैसा कर दो, ठीक है, उसमें बहस करने की जरूरत उनसे नहीं है। फाइन, चलो इफ यू ऑल हैव गॉट दिस, लेट्स मूव अहेड, इसका थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन। सो अगेन द सेम टाइप, स्ट्रिंग की वैल्यू देखो यहाँ पे स्ट्रिंग L है जो हमने भी माना था 60 मीटर ओके हाँ 60 था, सॉरी 60 था, तो 60 एंड वी हैड आल्सो गॉट 40 √3, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड पॉइंट, ग्राउंड पे ये पॉइंट है, यहाँ से काइट है। फाइन, द सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हाट वी डिड। लेट्स मूव अहेड, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देखो ध्यान से पढ़ो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, अच्छी बात है, which is 80 meter wide।
फ्रॉम अ पॉइंट, चलो तो एक एक करते जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सब बनाते जाते हैं. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड. तो पहले एक रोड बना लो. सो आई गेस दिस इज माई रोड, दिस इज 80 मीटर वाइड. ठीक है, बना लिया. अब रोड के इस साइड में वी हैव अ पोल एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो वी ऑल्सो हैव अ पोल. फाइन. और दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, दे आर ऑफ इक्वल हाइट. सो लेट्स अज्यूम एच. From a point between them on the road. Now mind it, many students misinterpret this between as midpoint. देखो between का मतलब होता है बीच में, इसका कहीं मतलब नहीं होता है एकदम बाइसेक्टेड हो या इक्वल मिड पॉइंट पे हो. इसलिए मैथमेटिक्स में इन टर्म्स का ध्यान से मतलब समझना. between का मतलब होता है कहीं पे भी हो सकता है. Let's take an example कि वो पॉइंट यहां है. ठीक है. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि व्हाट इज एलिवेशन एंड व्हाट इज डिप्रेशन, तो ये दो टर्म होते हैं, मैं बता देता हूं. एलिवेशन का एंगल आपके पास तब आएगा या फिर तब लिखा होगा whenever you are seeing an object which is above your level. seeing an object which is above your level. above your level का मतलब क्या होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बैठा हुआ हूं, तो मैं बैठा हुआ हूं तो मैं हॉरिजॉन्टल देखूंगा तो ये मेरा आंख का जो नजर है, my eye sight, this line of sight will be my level of sight. But say for example if I have to watch a building का टॉप देखना है मेरे को, तो I have to see it like this. मेरे को ऊपर नजर करनी पड़ेगी ना. तो whenever I have to see it like this, मेरे को ऊपर नजर करनी पड़ रही है. तो whenever you have to raise your eyesight को raise करना पड़ रहा है, so at that time elevation, angle of elevation will form. मतलब क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, नहीं मैं नहीं लूंगा, कोई और बच्चा खड़ा है, मैं ऐसा नहीं दिखता. सो दिस इज माय लेवल. बट इस लेवल पे कुछ देखना है तो ये नॉर्मल लेवल हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. बट मान लो कि बिल्डिंग ऐसी खड़ी है, अगर बिल्डिंग ऐसी खड़ी है तो मेरे को ऐसा देखना पड़ेगा. आई हैव टू रेज माय लेवल, लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट को जब भी रेज करते हैं तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. फाइन, वन पार्ट. सेकेंड पार्ट, इसी में एक डिप्रेशन नाम की चीज भी आती है. अब ये डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन नाम की चीज ऐसी है कि आप जब यहां पे खड़े हैं बट यू हैव टू सी एन ऑब्जेक्ट विच इज बिलो योर लेवल. देखो आपको नीचे देखना पड़ रहा है. जैसे मान लो सामने रोड के अपोजिट एक कीड़ा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, या कुछ गिरा हुआ है, तो यू हैव टू ड्रॉप डाउन योर लेवल, इजंट इट? तो जब आप अपने लेवल को ड्रॉप डाउन करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन. बहुत सिंपल है, याद करना भी. डिप्रेशन मतलब ऑब्वियसली समथिंग लोअर, एलिवेशन ऑब्वियसली समथिंग अपर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे. ठीक है. तो इवन इफ यू रिमेंबर दिस, इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको एंगल कहां बनाना है और कैसा बनाना है. फाइन, चलो अब देखते हैं आगे. हाँ, अब इधर की बात करें तो द क्वेश्चन इज सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. ठीक है. तो यहां से कोई बंदा खड़ा है, यहां से वो इस पोल के टॉप को देख रहा है और वो इस पोल के टॉप को भी देख रहा है. ठीक है. अब यार एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है ज्यादा बड़ा एंगल ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए? फिगर देख के भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इजंट इट, कि यहां से जो चढ़ाई है, जो स्लोप है, दैट इज मोर स्टीप. सो मोर स्टीप, सो हियर द एंगल शुड बी मोर. सो यूजिंग कॉमन सेंस यू विल अप्लाई दैट this is 60 degree, here it should be 60 degree, here it should be 30 degree. ठीक है. लोअर स्लोप. ये कॉमन सेंस हमेशा आपको लगाना पड़ेगा. you'll have to apply this common sense in application of trigonometry. बहुत जरूरी है. say for example अगर नहीं लगा पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं भी लगा पाते हो तभी भी आंसर तो सही ही आएगा. बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू, हमेशा कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है. कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज, इजंट इट? तो कॉमन सेंस जरूर लगाना, और अगर कॉमन सेंस लगाते हो ना तो इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस इजी होंगे. मैं दिखाऊंगा अभी. ठीक है. नाउ वी हैव गॉट दिस 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. अब नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फिगर. इस फिगर को हमें सॉल्व करना है. तो एक बार मैं इस फिगर को दूसरे पेज पे बना लेता हूं ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए एंड यू गेट अ बेटर पिक्चर. तो ये एक पोल है एंड ये भी एक पोल है. एक बंदा यहाँ खड़ा है, ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम हियर, ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम हियर. सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. ये हाइट h है, ये हाइट h है. नाउ दिस बेस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 80 मीटर, अगर याद हो तो 80 मीटर वाइड. आई डोंट नो व्हाट, सो दिस इज, ये पूरा का पूरा तो 80 होगा. देखो दिस कंप्लीट विल बी 80, बट आई डोंट नो अबाउट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता है.
लेट्स अज्यूम दिस एज बी बेस, और अगर इसको बी मानते हैं, इतने पोर्शन को बी मानते हैं, सो दिस रिमेनिंग पोर्शन विल बिकम 80 माइनस बी, isn't it? ये 80 माइनस बी हो जाएगा. Now once you have got these values, now you need to apply trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम टी रेशियो यूज करते हैं, 90% टाइम में वो टी रेशियो होता है tan थीटा. वही यूज होगा मैक्सिमम केसेस में. जैसे यहाँ पे भी अगर ये एंगल है तो ये अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और ये बाजू वाला बेस हो गया, तो आपको tan थीटा यूज करना पड़ेगा. तो अप्लाई हियर tan 60. अगर आपने tan 60 अप्लाई किया तो परपेंडिकुलर के जगह पे यू विल राइट h, isn't it? एंड अपॉन बेस के जगह पे b. tan 60 की वैल्यू यू ऑल नो, इट इज √3. अभी तक तो याद हो गया होगा आई गेस. इसकी वैल्यू को इधर भेजो. वंस यू सेंड इट टू दिस साइड, तो यू विल गेट h इज इक्वल्स टू √3b, √3 टाइम्स b. ये पहली वैल्यू आ गई, जस्ट पुट इट इन अ डब्बा, फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सिमिलरली यू विल राइट फॉर tan 30 आल्सो. तो tan 30 की अगर वैल्यू सॉल्व करोगे तो 30 अपोजिट साइड ये है, ये अगर अपोजिट साइड है तो दिस इज योर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर में h हो गया अपॉन बेस. इस बार फिर से बेस क्या दिख रहा है हमें, 80 माइनस बी. तो 80 माइनस बी दिख रहा है, तो दिस इज माय बेस 80 माइनस बी. tan 30 की वैल्यू वी ऑल नो, इट इज 1/√3. ठीक है. अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर. तो अगर इसको इधर भेजा तो हियर वी विल गेट √3h इज इक्वल्स टू ये इधर आके 80 माइनस बी, 80 माइनस बी. इसको भी डब्बे में डालो, सेकेंड इक्वेशन. फाइन. अब ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन से आई हैव द वैल्यू ऑफ h. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये h की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, √3 भी जो h की वैल्यू है वो यहां पुट कर सकता हूं. अगर मैं पुट करता हूं तो फायदा क्या होगा, देखो √3, मैं सेकंड इक्वेशन को लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन √3 इंटू h के जगह पे मैं डालना चाहता हूं √3b. सो दिस इज √3b इक्वल्स टू 80 माइनस b. अब इसको सॉल्व कर दो. √3 क्या हो गया, 3b इक्वल्स टू 80 माइनस b. इस माइनस b को इधर ले जाओगे तो प्लस b हो जाएगा, विच विल गिव यू 40b इक्वल्स टू 80. तो बताने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 4b इक्वल्स टू 80 है तो b की वैल्यू विल बी 20. वंस यू हैव गॉट b इक्वल्स टू 20, तो अब बस इसके आगे तो बल्ले बल्ले है. b 20 आ गया, इसको यहां पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में. तो फर्स्ट इक्वेशन को यू विल राइट h is equals to √3 into 20, that is 20√3 meters. So find the height of the poles. We have found the height of the poles 20√3 meters, and the distance of the pole from the distance of the point from the poles. Point का distance निकालिए पोल से. तो b की वैल्यू, एक पोल से इसका डिस्टेंस होगा 20, दूसरे वाले पोल से 80 माइनस 20 60. फाइन, सिंपल था. चलो इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा देख लेते हैं. सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऐसा है, so it is not tough. So again the same type of diagram we also did, 60 degree, 30 degree, and we also solved BC. We were getting this value, we were getting 20 meter, if you do remember. ये 20 आ रहा था. और सेकेंड अगर मैं देखूं तो हाइट भी हमारा आ गया, तो हाइट इज 20√3. तो ये वाली वैल्यू हाइट जो आ रही है ये 20√3 आई. फाइन, 20√3 meters. चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. अब ध्यान से देखो, इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में the language is the most important part, and actually this is the most trickiest one because students find it really difficult to understand the language. तो समझने की कोशिश करते हैं. Question is saying shadow of a tower. तो पहली बात तो एक टावर है, कहीं पे टावर है बना दो. चलो मैं टावर यहां बनाने की कोशिश, या फिर यहां बनाता हूं. चलो यहां टावर है और टावर इस ग्राउंड पे ऐसा स्टैंड कर रहा है. अच्छी बात है, स्टैंड करने दो इसको. फाउंड टू बी नाउ शैडो ऑफ द टावर. तो पहले बात हो रही है कि टावर का शैडो है, तो ऑब्वियसली शैडो बनने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका सन कहीं चमक रहा हो, धूप आएगी तभी तो शैडो बनेगा. तो सन इज गिविंग इट्स रेज लाइक दिस, अपना रे ऐसे बना रहा है. तो आई गेस यू आर नोइंग फिजिक्स, थोड़ा सा पढ़ा होगा अभिषेक सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो जब तुम टावर से ऐसे लाइट क्रॉस कराओगे तो इस टावर का, क्योंकि इधर वाला पोर्शन वाला लाइट तो आ नहीं पाएगा इसके पास, तो इसके कारण से ये वाला लाइट यहां तक आएगा और इधर कोई शैडो नहीं बनेगा. मींस योर शैडो विल बी हियर, दिस इज योर शैडो. देखो मैं दूसरे कलर से भी डाल दे रहा हूं ताकि तुम ज्यादा अच्छा समझो. ये आपका शैडो होगा, isn't it? ये आपका शैडो एरिया है. अच्छी बात है, ये आपका शैडो है. नाउ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर. ये 40 मीटर बड़ा है. किससे कंपेयर्ड में बड़ा है?
तब बड़ा है जब when the sun's altitude is 30 डिग्री than when it is 60 डिग्री। मतलब अभी अगर मैं ध्यान दो सन की एल्टीट्यूड की बात करूं तो यहां से कोई बंदा है अगर वो सन को देख रहा होगा तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जिसकी बात की जा रही है। एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री या फिर यहाँ पे कई बार लिखा रहता है एलिवेशन, सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, बोथ वे इट इज सेम। मतलब यहां से कोई बंदा देख रहा है तो उसको 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है सन धीरे धीरे, कहते हैं ना सूरज ऊपर चढ़ रहा है, तो सन हैज कम टू दिस पॉइंट। अगर सन यहां इस पॉइंट पे आ गया है तो हो सकता है कि सन का रे अब ऐसे गिर रहा हो, इजंट इट? देखो ध्यान से, सूर्य का रोशनी इस तरीके से गिर रहा है। तो जब इस तरीके से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है तुम आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले 30 था अब वो बड़ा हो जाएगा, इजंट इट? तो अब वो बड़ा हो गया, वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो 60 डिग्री में जो भी शैडो का लेंथ था ना, अगर मैं मानूं उसको x, तो अब जो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के टाइम पे वो शैडो का लेंथ 40 मीटर लॉन्गर हो गया है। मतलब अब ये जो शैडो लेंथ है ये x प्लस 40 हो गया है, ऐसा ये कह रहा है क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अगर नहीं समझ में आया हो ये डायग्राम तो एक बार मैं और समझा दूंगा क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा सा टिपिकल है। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक लेवल ग्राउंड है, यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और ऊपर सूरज चमका दो तो हियर द सन इज शाइनिंग। नाउ सन इज हियर, कुछ देर के बाद सूरज अपना पोजीशन बदलता है और सन यहां आ जाता है। तो जब सन ओरिजिनल पोजीशन यहां पे था तो उस वक्त सन अपना रे जो दे रहा था वो कुछ इस टाइप से जा रहा था, ठीक है। और जब सन यहां पहुंच गया तो अपना जो रे दे रहा है वो कुछ इस टाइप का जा रहा है। अब दोनों ही कंडीशन में ये जो सेकेंड कंडीशन है और ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन में रे यहां आ रहा है तो कुछ लेंथ, कुछ शैडो बनेगा इस टावर का। अगर मैं इसको टावर लिखूं तो ये टावर का कुछ शैडो बनेगा, फाइन। और सेकंड कंडीशन में, इस सेकंड कंडीशन में भी जब सन अपना रे दे रहा है तो भी कुछ यहाँ पे शैडो बनेगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो सेकंड केस है ना, क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो टावर का जो शैडो बन रहा है वो 40 मीटर लॉन्गर है प्रीवियस केस से। तो यार अब तो ये डायग्राम देख के सिंपल समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको मैं x लूंगा तो जाहिर सी बात है यही वाला जो शैडो है, ये जो पूरा शैडो है, यही x प्लस 40 होगा। या चाहो तो तुम इसको सिर्फ लिख सकते हो कि ये 40 है, क्योंकि अगर ये पूरा x प्लस 40 है तो ये वाला 40 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। डायग्राम क्लियर हो गया? पक्की बात। अब अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बार सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है और एक बार 60 डिग्री है। डायग्राम देख के बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि दिस इज अ स्मॉलर एंगल तो दिस विल बिकम 30, दिस इज अ लार्जर एंगल, इसका स्टीपनेस ज्यादा है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 और ये 30 है तो अब तुम लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो अपना जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे तो वो समझ लो। मैं डायग्राम को दूसरे पेज में शायद बनाना होगा, या फिर मैं रुको मिटा देता हूँ, मैं डायग्राम मिटाता हूँ इधर वाला, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इधर वाला डायग्राम मिटा के इसी पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सी व्हाट यू हैव टू डू। करना क्या है तुम्हें, कुछ नहीं करना है। ये हियर यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक tan 60 और टावर की हाइट को मैं h मान लेता हूँ। चलो मैं टावर की हाइट को h मान लेता हूँ। तो अगर मैं टावर की हाइट को h मान रहा हूँ तो ये 60 है तो tan लगाओगे तो पक्की बात है, तो यू विल राइट tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे h अपॉन बेस, बेस की जगह पे x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट h इक्वल्स टू √3x। हो गया फर्स्ट डब्बा, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड। तो फॉर सेकंड यू विल राइट tan 30 डिग्री। tan 30 के लिए अगेन परपेंडिकुलर विल बी योर h ओनली, यही आपका परपेंडिकुलर बनेगा, तो h अपॉन बेस, एंड दिस टाइम बेस विल बी योर कंप्लीट x प्लस 40, ये पूरा आपका बेस होगा x प्लस 40। व्हाट इज tan 30? tan 30 कुछ नहीं है, 1/√3 है। इसको इधर भेजो, अगेन सेम तरीका होगा, और इसको इधर भेजो, तो इसको इधर भेजा तो यू विल गेट √3h इज इक्वल्स टू x प्लस 40। I guess you know the same methodology, h की वैल्यू जो √3x थी we'll put it here। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो ध्यान दो क्या आएगा, √3 इंटू, यहां पे लिख रहा हूं ध्यान दो, √3 इंटू h के जगह पे इन प्लेस ऑफ h I'll put √3x, तो डाल दो √3x is equals to x plus 40। I don't think I need to tell you √3 क्या हो रहे हैं, 3x, √3 इंटू √3 3x is equals to x plus 40।
Now if you are going to solve it, you have to send this x to this side, so you will get 2x is equals to 40. यार देखो मैं एक ही स्लाइड में थोड़ा गंदा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैं दूसरे स्लाइड पे जाऊंगा तो ये डायग्राम चला जाएगा, तो प्लीज ट्राई टू accommodate. ओके, 2x equals to 40, तो x की वैल्यू वी हैव गॉट 20 and that is what we needed. एक बार x की वैल्यू मिल गई तो you just put it here, यहाँ पे x की वैल्यू 20 डाल दो तो h की वैल्यू 20√3 आ जाएगी. So we have got x equals to 20 and we will get h is equals to 20√3 दोनों मीटर्स में. और हमारा x क्या था, तो हमारा x टावर से पहला शैडो लेंथ था और x, तो x की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हालांकि पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर हमें मिल गया h 20√3 मीटर. क्या ये सबको समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि 20√3 होगा हाइट ऑफ द टावर 20√3? देख लो एक बार वापस से डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा था. ठीक है, in case if you want to take a snapshot or something like that. Fine, cool. If you have not understood it, again my humble request to all of you कि वीडियो को पॉज कर लो, बैक चले जाओ, थोड़ा सा देख लो, 2-3 बार देख लो, यू विल अंडरस्टैंड इट. बट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है आएंगे. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सोल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो सोल्यूशन ऐसा ही कुछ दिख रहा है. सेम x है, ये 40 है, तो x प्लस 40 जो पूरा हमने लिया था इसको 60 डिग्री, ये 30 डिग्री. h तुम्हारा हाइट मान लिया था हमने टावर का, यहाँ पे हमारा सूरज है, सूरज को यहाँ चमकाया था हमने, लेकिन चलो ठीक है, ट्रायंगल से ही मतलब है बस, और कुछ नहीं. फाइन, सो द सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस हियर आल्सो वी आर गेटिंग एंड हेंस द सेम आंसर कि x की वैल्यू 20 हो गई है और h की वैल्यू 20√3. कूल, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed on the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay. हाँ, अब समझो कि क्या कह रहा है. कह रहा है क्वेश्चन दैट यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ ग्राउंड. अच्छी बात है, बना दो. इस ग्राउंड पे यू हैव अ बिल्डिंग. फाइन. नाउ ऑन दिस बिल्डिंग यू हैव अ टावर. हर बिल्डिंग पे देखा होगा ना, वो एक एयरटेल वगैरह वाले, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, ये लोग अपना टावर खड़ा करते हैं, isn't it? बिल्डिंग के ऊपर, और some tower is this. Now the question is saying from a point on the ground, I have taken a point on the ground. Angles of elevation of the bottom and top, मतलब इस कम्युनिकेशन टावर के बॉटम को देखने के लिए भी हमको अपनी नजर ऊपर करनी होगी बिकॉज ये बिल्डिंग के टॉप पे है. तो इफ आई एम वॉचिंग दिस टॉप, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इफ आई एम वॉचिंग इट्स टॉप, पहली बार में हमने बॉटम देखा और दूसरी बार में हमने टॉप देखा, और दोनों ही केस में हमें क्या करना पड़ रहा है, ऊपर देखना पड़ रहा है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक के केस में 45 है, दूसरे केस में 60 है. तो शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा एंगल 45 है कौन सा 60 है. दिस स्मॉलर एंगल विल बिकम योर 45 वाला पार्ट एंड दिस बिगर एंगल, दिस एंगल विल बिकम योर 60 वाला पार्ट. ठीक है, फाइन. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब ध्यान दो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कई बार ये होते हैं कि वो बिल्डिंग और टावर में भी कंफ्यूज करते हैं. तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ अ टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग. ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर और इसके ऊपर टावर फिक्स्ड है, तो आपको इसकी हाइट निकालनी है, ये h निकालना है, टावर की हाइट. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. फाइन. नाउ वंस यू हैव गॉट इट, तो नाउ यू हैव टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल वाला ट्रिग्नोमेट्री. तो देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे. ये बिल्डिंग तो भूल जाओ, बस इसको ट्रायंगल बना दो ऐसा. तो वंस यू हैव मेड इट अ ट्रायंगल, देखो ध्यान से, आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गया A B C और यहाँ पे एक पॉइंट दे दो D. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल ABC. अगर मैं ABC की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ABC, तो यू नो कि दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो शायद यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत भी ना पड़े बिकॉज इफ दिस इज 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये भी 45 हो जाएगा, isn't it? 45, ये 90, तो दिस विल आल्सो बिकम 45. तो आइसोसेलेस बना, तो इफ दिस इज 20, देखो ये 20 ही दिया हुआ ना, इफ दिस इज 20, तो BC की वैल्यू बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाए मेरे को मिल गई 20. BC की वैल्यू बिना ट्रिग्नोमेट्री लगाए 20 मिल गई. हालांकि अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहते हो, इफ यू वांट टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, तो tan 45 लगा लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा. tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस करना, आंसर सेम आएगा. ठीक है, चलो अगर ये वाला पार्ट हो गया, तो दूसरा पार्ट लगाते हैं tan 60. ठीक है, अब अगर मैं tan 60 लगाऊंगा तो वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल. नाउ ध्यान दो, अगर इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो हाइट मेरा ये पूरा हो गया, ये पूरी की पूरी मेरी हाइट बनेगी बिकॉज tan 60 का केस है ट्रायंगल DBC का. ध्यान दो, DBC में मैं tan 60 लूंगा.
मैं डीबीसी और यहां पे ले लेता हूं tan 60। अब अगर मैं ट्रायंगल डीबीसी की बात कर रहा हूं और tan 60 मैंने लिया, तो परपेंडिकुलर के केस में 20 प्लस एच लिखूंगा, ये समझ पा रहे हो क्या? परपेंडिकुलर के केस में 20 प्लस एच लिखूंगा, दिस इज माय परपेंडिकुलर। अपॉन बेस के केस में, इन केस ऑफ बेस आई विल राइट 20, isn't it? So I have written 20 plus h upon 20, tan 60 is nothing but root 3. Fine. Once you understood it, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, आप तो कुछ करना ही नहीं है। LHS में आपके 20 प्लस h इज इक्वल्स टू, ये उधर गया 20 रूट 3, इस 20 को भी इधर भेजो, 20 को अगर इधर भेजा तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट 3 माइनस 20। अगेन ये डाउट होगा, सर इसको और सॉल्व करना है क्या? नहीं जरूरत है, टिल द टाइम रूट 3 इज गिवन टू अस। बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट राइट h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1 लिख दो, नथिंग मोर देन दैट, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बुक्स में इसका आंसर दिया रहता है सॉल्व करके, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, तो क्यों ना रूट 3 की वैल्यू डाल देते हैं। दो वैल्यू हमें हमेशा याद होना चाहिए, रूट 3 एंड रूट 2। तो रूट 2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 1.414, याद कर लेना, और रूट 3 की वैल्यू देखो यहां लिख रहा हूं 1.732, याद कर लेना, ठीक है? ये हमेशा काम आएगा, जरूरत पड़ेगी। 1.414 एंड 1.732। तो रूट 3 की वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो 20, और 1.732 माइनस 1 तो 0.732 आएगा, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, बल्ले बल्ले। ओके, चलो 14.64 आंसर होगा मीटर्स। मूविंग अहेड, देखो इसका सॉल्यूशन देखना चाहो तो सॉल्यूशन भी दिख जाएगा, देखो इस टाइप का सॉल्यूशन दिखेगा। तो हियर हाइट 20 मीटर, मैंने उस साइड बनाया था, ये उसका मिरर इमेज है, तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड 20 मीटर की बिल्डिंग, इसके ऊपर h मीटर का टावर, फर्स्ट एंगल 45 डिग्री, सेकेंड एंगल 60 डिग्री, और ये लेंथ। तो द सेम मेथोडोलॉजी हैज बीन अप्लाइड हियर। देखो ये 20 मीटर, ये 45 है ना, तो अगर ये 45 है तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। फाइन, ये 20 हो गया, और उसके बाद सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे यू विल गेट 20 रूट 3 माइनस 1, जैसा हम लोगों ने किया था। देखो h इज इक्वल्स टू 20 रूट 3 माइनस 20, सॉल्व करोगे यू विल गेट 14.64 मीटर्स, जो हमने निकाला। फाइन, चलो लेट्स मूव अहेड। इफ यू अंडरस्टूड दिस, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द मूविंग बोट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है पहाड़, ठीक है? मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, पहाड़ से दूर जा रहा है और पहाड़ की हाइट है 150 मीटर। तो बना लो पहाड़ सबसे पहले। ध्यान रखना, लिखा कुछ भी हो, आपको बनाना ट्रायंगल ही है, ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाना और पहाड़ को ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना देना ना। 150 मीटर हाई, तो ये 150 मीटर बना दिया मैंने। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। यार यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, टॉप से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक बात तो पक्की है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ही आने वाला है, क्योंकि बोट नीचे होगी, तो नीचे देखने के लिए आपको नजरें नीची करनी होंगी, तो डिप्रेशन आएगा। फाइन, फ्रॉम द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर यहां से देख रहे हो तो बोट एक टाइम पे यहां पे था, और थोड़ी देर बाद, सॉरी ये बोट होता है ऐसा, थोड़ी देर बाद ये बोट यहां पाया गया, तो उस बंदे को अब ऐसे देखना पड़ रहा होगा। तो दोनों केस में एंगल अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। और इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो लिखा जाता है, ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन, हम लोग कैलकुलेट हमेशा हॉरिजॉन्टल से करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब मेरा जो नॉर्मल लेवल है उससे। तो 60 या 45 हम हमेशा यहीं से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां से समझने में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको 45 लें, 60 लें, कौन सा एंगल लें, क्या लें, वगैरह वगैरह। तो मैं क्या बोलता हूं कि कोई कंफ्यूजन मत रखो, ये 45 होगा, ये 60 होगा, इतना अगर नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक चीज समझो यार, तुम्हारी बनेगी ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल बनना है। और हमेशा ध्यान रखना, एंगल तुम ग्राउंड, ये जो ग्राउंड लेवल लिया है ना तुमने, बेस लेवल, हमेशा एंगल तुम्हें बेस का ही मिलेगा और कहीं का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 90 हो गया, इसमें तो डाउट ही नहीं है। अब अगर यहां से कोई बंदा बैठ के इसके टॉप को ऑब्जर्व करता तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता, और अगर ऊपर से कोई बंदा इसको देख के ऑब्जर्व कर रहा है तो ये एंगल बनता है। लेकिन इस एंगल को अगर तुम यहां लिखोगे ना, बुरा कोई नहीं मानेगा। व्हाट आई मीन टू से, देखो दोबारा समझो व्हाट आई मीन टू से, कंफ्यूज नहीं करना कि 45 और 60 है ना, डोंट गेट इनटू दिस कि डिप्रेशन है कि एलिवेशन, भूल जाओ। तुम बस ये देखो कि ये एंगल छोटा है या ये एंगल छोटा है। देख के इतना तो समझ में आ रहा है, ये थोड़ा पास है, थोड़ा स्टीपर स्लोप है, तो ये ज्यादा एंगल होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। इसको 45 लिख दो और इसको 60 लिख दो।
नो वन विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू, नो वन विल बी फीलिंग सैड, कोई गलत नहीं कह सकता, पक्की बात है, ठीक है। 45 60 होता क्यों है, अगर जो थ्योरी जानना चाहते हैं जो बच्चे, वो इसको ऐसे समझ लें कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था ना, हमेशा हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट करते हैं, तो ये 45 होता है, एंड सिंस दिस इज 45 तो ये दिस आल्सो बिकम्स 45 बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं ना, बेस बेस मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सॉरी, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, और सेम यहाँ पे भी होता है 60 60, इसीलिए ये एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जिन बच्चों को थ्योरी समझ में आ गई वेरी गुड, वो समझ जाएंगे, वो 45 60 ऊपर लिखना, फिर नीचे 45 60 कर देना। जिनको समझने में दिक्कत हुई हो कोई बात नहीं, बस वो आंख बंद कर लेना, डिप्रेशन एलिवेशन सब भूल जाना, इसको 45 छोटे को 45 बड़े को 60 लिख देना, फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चेंज हुआ है ना, ये 2 मिनट में हुआ है, मतलब बोट यहां से जो यहां पहुंची है, इसको पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो 2 मिनट का है, बस 2 मिनट। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं की गई है, यहाँ पे टाइम की बात की गई है, और तब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, टाइम इन लोगों ने दे दिया है, और डिस्टेंस बाय टाइम लगा के स्पीड निकालना है। अच्छी बात है, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो, पहला ट्रायंगल ले लेता हूं ए बी सी और ये डी। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज मैं लगाना चाहूंगा, वो होगा tan 60 परपेंडिकुलर, ध्यान दो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड 150 अपॉन बेस, बेस मुझे नहीं पता तो बीसी मान लेता हूं। tan 60 की वैल्यू शायद सबको पता होगी √3, काटा पीटी, इसको इधर इसको इधर। अब मैं उतने ज्यादा बेसिक डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेजो, तो यू विल गेट 150 बाई √3 इक्वल्स टू बीसी। अगेन सॉल्व करोगे तो शायद समझ पा रहे होगे, 50 इंटू 3 लिखेंगे, 3 से √3 कैंसिल, कुछ कुछ आ रहा है, एक बार कॉपी में रफ कर लेना, इसकी वैल्यू 50 √3 आएगी, ठीक है, इसको कैंसिल करोगे, बीसी की वैल्यू आ गई, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रायंगल ए बी डी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं ए बी डी के बारे में बात करता हूं तो मैं tan 45 लगाना चाहूंगा, अच्छी बात है लगा देते हैं, सॉरी tan 45। तो अगर मैं 45 लगाऊंगा तो शायद तुम ये बात समझ गए कि आइसोसेलेस बनेगा फिर से, तो या तो अगर समझ गए हो तो बड़ी अच्छी बात है, तुम डायरेक्ट लिख दो कि सर ये पूरा 150 मीटर होगा। अगर नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, लगा लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 150, बेस बेस क्या होगा तुम्हारा बीसी, tan 45 की वैल्यू तुमको पता है 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से बी डी होगा, वेरी सॉरी, इस केस में बेस बीडी होगा, बेस बीडी, ट्रायंगल एबीडी लिया है ना हमने, एबीडी बेस बीडी, तो बीडी को इधर भेजो तो 150 इक्वल्स टू बीडी आ गया, तुम ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इतनी चीज समझ गए तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास BC 50 √3 है, मतलब ये वाली वैल्यू 50 √3 है, और टोटल वैल्यू 150 है, ये पूरा वैल्यू द कंप्लीट वैल्यू इज 150। तो डोंट यू थिंक कि तुम ये CD निकाल पाओगे बड़े आराम से यार, 150 माइनस 50 √3 कर दो, तो योर CD will actually become 150 माइनस 50 √3, ये आपका CD बन गया। अच्छी बात है, ये इतना मीटर आ गया। लेकिन ये जो CD है, ध्यान दो, ये जो CD है, दिस CD इज द डिस्टेंस, हमें क्या चाहिए, वी नीड स्पीड, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल स्पीड इज इक्वल्स टू CD जो डिस्टेंस है अपॉन टाइम, टाइम हमारा 2 मिनट है, तो ये मीटर में है और टाइम को मिनट में दिया गया, ध्यान दो ये मिनट में दिया हुआ है, तो अगर मिनट में दिया हुआ है तो इसको चेंज कर लेंगे, चेंज करते हैं। देखो CD की वैल्यू अगर दोनों में से मैं कॉमन निकालना चाहूं तो शायद समझ पा रहे होगे 50 विल बी कॉमन, 50 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 3 माइनस यहाँ पे बचा √3, तो हियर यू विल राइट 50 कॉमन, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय टाइम इज 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में कर लेते हैं ना, 2 इंटू 60, तो 0 से 0 गया और 5 और यहाँ 12 कुछ कुछ बचे हैं। अब यार या तो इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करो या फिर इतने में छोड़ दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स मान सकते हैं तो सॉल्व कर लेना बेटा, 2 इंटू 6 12। अब यहाँ पे वैल्यू आपको थोड़ी पुट करनी होगी और ये थोड़ा दर्दनाक कैलकुलेशन होगा, इट विल बी अ बिट पेनफुल, आई नो दैट, बट क्या कर सकते हैं, मैथ्स है, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। एंड द यूनिट विच यू विल गेट हियर इज, इसका मीटर था और इसका सेकंड था, सो यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। आई होप यू गॉट इट, समझ आया क्या? चलो जल्दी से बता दो, डिड यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? ये मीटर पर सेकंड के यूनिट है, स्पीड आ गया हमारे पास, स्पीड ऑफ द बोट। इसी टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टाइम बताइए कितना से कितना लगेगा, यहाँ पे स्पीड पूछा गया ना, होएगा कि कई बार आपको टाइम नहीं दिया हो, स्पीड दे दिया हो और फिर टाइम पूछे,
कुछ ऐसा बहुत सारे मिक्सचर होंगे, तो अगले अगले सेशंस में हम लोग लेंगे, ठीक है। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो देखो इसका सोल्यूशन भी एक बार देख लो। ये आपका सोल्यूशन है, सारे लोग देखो 30 45, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 30 45, ओके यहाँ 60 और 45 दिया हुआ है, तो आप इस एंगल को चेंज कर लेना, ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। ये आपका 45 होगा और ये आपका 60 होगा, तो ये थोड़ा सा एंगल गलत दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ 45 और यहाँ 60 लिया हुआ है, ठीक है। सेम 150 मीटर, पहला बोट यहाँ पे था फर्स्ट टाइम पे, और सेकेंड टाइम पे बोट यहाँ पहुंच गया डी पे, ठीक है। तो अगेन सेम मेथोडोलॉजी यू हैव टू अप्लाई, सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई करोगे तो देखो यही चीज हमारी भी आ रही थी ना 25। I guess they have done some calculation mistake. 2 minutes, distance covered x meter per minute. Okay, leave it. This is some कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे वाले में शायद नहीं है, जहां तक मेरे को ध्यान है। देख लेता हूं एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूं, हो सकता है शायद मेरे में हो कहीं। 50 150 और ये 50 रूट 3, 60 रूट 3 बिल्कुल नहीं, 50 या 150 लग तो नहीं रहा है मेरे में कहीं गलती है। अगर कहीं गलती होगा तो एनीवेज लिख देना कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट सेशन में उसको सुधार दूंगा, ठीक है। फाइन, मूविंग अहेड। हाँ, मूविंग अहेड, तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बिकॉज आजकल बुक पे मेरे को उतना भरोसा रहा नहीं है, बुक्स में कैलकुलेशन एरर रहते हैं। एनीवेज लेट्स मूव अहेड। सो यस, हियर दे हैव गॉट दिस टाइप ऑफ सम सॉल्यूशन। हमारा 25 नहीं, हमारा 50 आया था यहाँ पे। वेट अ सेकंड, अच्छा हम नहीं 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 नहीं, पता नहीं यार इन लोगों ने क्या निकाला, बट एनीवेज जस्ट फाइंड इट आउट एंड व्हाट आंसर आई हैव गिवन टू यू दैट इज राइट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ये आंसर सही है, एक बार खुद से सॉल्व कर लेना और देख लेना इसको सही आ रहा है कि, ठीक है। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। ये और ध्यान दो, ये आंसर इसलिए डिफरेंट आ रहा है, इन लोगों ने किलोमीटर पर आवर में निकाला है, अगर मीटर पर मिनट में निकालते तो शायद सेम ही आता, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। अब ध्यान रखना, ये एरोप्लेन प्रॉब्लम इज वेरी फेमस प्रॉब्लम, तो इसमें डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाओ, बिकॉज ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हर बार आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डोंट लीव दिस क्वेश्चन। अब समझो कैसे सॉल्व होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक ये हो गया आपका ग्राउंड, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट्स अज्यूम ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, और यहां से एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये हमारा एरोप्लेन हो गया, सुंदर एरोप्लेन है ना। ओके, सो समवन इज वाचिंग दिस एरोप्लेन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ये एरोप्लेन 30 सेकेंड और उड़ा, उड़ा मतलब और आगे गया, उड़ा मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया। प्लेन केम टू दिस लोकेशन, तो द क्वेश्चन इज सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि प्लेन इधर ही जा रहा है, हो सकता है प्लेन इधर भी जाता। मैं बोलूंगा सही बात है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि अगर मैं प्लेन को इधर भेजूंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। लेकिन अगर तुम प्लेन इधर भेजोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता दिख रहा है, इजंट इट? तो अगर बड़ा होता दिख रहा है तो वो क्वेश्चन से जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। So your plane will go in this direction. I hope you understood this. Now, if the plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meters, मतलब प्लेन अपने इस हाइट को, जो परपेंडिकुलर हाइट होता है, हमेशा ध्यान रखना हाइट या डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये जो हाइट h है या फिर ये जो हाइट h है, इस हाइट को प्लेन मेंटेन कर रहा है 3600 रूट 3। मीन्स अगर मैं यहां पे ट्रायंगल लूं, इफ आई अज्यूम द ट्रायंगल कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, सॉरी ए तो हम लोग पहले से मान चुके थे, वेरी सॉरी, लेट मी रिमूव। अरे यार भाई साहब, ये ना क्या बताऊं, गलती से मेरे से सब डिलीट हो गया और यहाँ पे कंट्रोल जेड का ऑप्शन काम नहीं करता, तो लंका लगी। कोई बात नहीं, दोबारा लिखने दो मेरे को। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से प्लेन फर्स्ट टाइम पे हमने देखा, तो ये जो फर्स्ट टाइम पे हमने प्लेन देखा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रहा है। कुछ टाइम बाद प्लेन वेंट टू अनदर लोकेशन, सो इफ प्लेन वेंट टू अनदर लोकेशन, एट दिस लोकेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो यहां पहुंचने के बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री। बट दोनों ही केस में हाइट h ही है जो सेम है, तो सेकेंड केस में यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना दो। अब ये जो h आपका है, ये 3600 रूट 3 है, ट्रायंगल का नाम दो ए बी सी,
एंड डी एंड ई, तो आपने ट्रायंगल का नाम दे दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। और ध्यान रखना सी से ई, प्लेन फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन गया है एंड वी इन 30 सेकंड्स, टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है, तो अगेन टाइम दिया हुआ है और हमसे स्पीड पूछा गया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस टाइप के। ठीक है, तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के बारे में बात करते हैं। एबीसी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आई गेस यूर अंडरस्टैंडिंग कि एबीसी जो ट्रायंगल है यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल है, देखो पूरा बड़ा एंगल। तो दिस विल गिव मी tan 60, परपेंडिकुलर जो एच है हमारा, बेस हमारा AB है, isn't it? So now we are going to solve it. tan 60 की वैल्यू शायद बताने की जरूरत नहीं है, √3 इक्वल्स टू h जो हाइट है हमारा वो यहाँ पे लिखा हुआ है 3600 √3 अपॉन बेस AB होगा। सॉल्व करोगे, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने के टाइम पे यू विल कैंसिल √3 AB को इधर भेजोगे, यू विल गेट AB इक्वल्स टू 3600। अच्छी बात है, अच्छी बात है, 3600 मीटर। Fine. Now, in the same fashion, let's now talk about triangle AED. Triangle AED. ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल AED में अगर मैं बात करूं तो सेम tan 30 की बात हो जाएगी इस बार। एंगल विल बी 30 डिग्री, isn't it? तो अगर एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर विल बी अगेन सेम h, यही हाइपोटेनस, यही h हाइट आपका परपेंडिकुलर बनेगा, एंड बेस, दिस टाइम बेस इज गोइंग टू बी AD आपका बेस बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर बेस AD। Fine. If you have understood this part, so now what you are going to do? Tan 30 value you know 1 by √3 equals to h you know 3600 √3 and divided by AD. अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर, इसको इधर. So hence you will get AD equals to √3. अब ध्यान दो, 3600 √3 was already there and this √3 will get multiplied into √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 into √3 बताने की जरूरत तो है नहीं कि this will become 3 and hence you will get AD equals to 3600 into 3। तो 3600 into 3 आया, तो if you are going to calculate it, ये 10800 आना चाहिए मीटर्स में, और आपने पहले से AB निकाल रखा था, ध्यान दो, आपने पहले से क्या निकाल रखा था? AB। तो in the figure AB you know 3600 और AD, आपको AD भी पता है, AD क्या पता है? 10800 मीटर्स। AD और AB दोनों पता है, तो क्या तुम ये BD निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड दिस BD? बड़े आराम से, 10800 माइनस 3600, तो निकाल दो BD। Why I want to find BD? Because BD 10800 माइनस 3600, जब मैं इस BD को निकालूंगा, पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आई गेस ये 7200 आ रहा है, 7200, तो शायद सही आ रहा है ना? हाँ सही आ रहा है, 7200। क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? प्लीज पे अटेंशन। मैं ऐसा काम इसलिए कर रहा हूँ कि वंस आई हैव गॉट BD, तो ये डिस्टेंस BD इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस आल्सो ना, C का भी तो सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस मिल गया, टाइम इज गिवन टू अस, डोंट यू थिंक कि नाउ विल बी एबल टू फाइंड स्पीड? स्पीड अब आराम से मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि नाउ आई नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस BD अपॉन टाइम। BD की वैल्यू डालो 7200 मीटर अपॉन टाइम की वैल्यू डालो 30 सेकेंड, कैंसिल करो, दिस इज 240, सो आंसर विल बी 240 मीटर पर सेकेंड। नो यूनिट इज गिवन हियर, तो यू कैन टेक इट इन मीटर पर सेकेंड, या चाहो तो चेंज कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में। देखो मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन, सेम 30 डिग्री 60 डिग्री, फर्स्ट टाइम प्लेन एंड सेकेंड टाइम प्लेन, दिस इज योर h height which is remaining constant. If you calculate it, तो you get 200 meters, 240, एक मिनट यार क्या कर रहे हैं लोग, wait a second, here they have taken different value in the solution and sorry the question was different, तो यहाँ पे they have taken h as 3000 meter, sorry for the inconvenience, 3000 √3, but in our question this was given as 3600 √3, so I'm again sorry from the content team from their side, sorry to you guys कि ये वैल्यू यहाँ पे चेंज है, बट एनीवेज आई गेस दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने पूरा बता दिया है, तो सॉल्यूशन की मदद से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। बस ये आंसर जो है ये चेंज है, तो इसको कैंसिल कर दो। ओके फाइन। ओके, सो बिफोर सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, एक इंफॉर्मेशन से पहले एक और बात बोल दूं। वो एक और बात ये है कि यार तुम लोगों के कमेंट्स कम मिल रहे हैं मेरे को, और कम इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं, काफी मिल रहा है, मोर देन 100 कमेंट्स आर देयर, लेकिन पहले जब मैं सेशन लेता था पिछले साल, या फिर स्टार्टिंग में जब मैं सेशन ले रहा था, आई यूज्ड टू गेट समथिंग अराउंड 300-400 कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस, तो दैट यूज्ड टू गिव मी अ वेरी वंडरफुल फीलिंग।
तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि जो भी मन में आ रहा है, जो भी बात करना चाहते हो, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट से बहुत कुछ समझ में आता है, तुम लोग क्या फील कर रहे हो, कैसा चल रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या सब कुछ। So put a lot of comments. Do not forget to like the video if you have liked the session. So give a thumbs up. In fact, सारे लोग की तरफ से मेरे को thumbs up चाहिए। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 1000 या 1500 के आसपास likes मिल जाए मेरे को। And apart from that, moving ahead, if you haven't subscribed the channel, तो subscribe कर लेना जिससे कि तुमको next notification मिले, and share it with your friends also, so that they can also get benefited. Now, those students who know these informations, they can say tata bye bye to us, no issues. Those students who do not know this information, YouTube वाला, वो 2 मिनट रुक जाओ और information जान लो। Information क्या है? So the information on this is that actually the courses means जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला ना कि हम लोग शायद यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। सो दीज ऑल फीचर्स आर देयर ऑन द वेदांतु प्लेटफॉर्म। जब आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे मेरे से पढ़ोगे ना लाइव सेशन, तो देयर यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद मी, आस्क डाउट्स, चैट, एवरीथिंग। तो दैट इज मच मोर मोर बेटर एक्सपीरियंस। क्विजेस भी होते हैं वहां पे, इंटरेक्टिव सेशन होता है, एकदम गेमिफाइड होता है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन एंड सी दैट हाउ डू आई टीच देयर, और वहां पे एक्सपीरियंस कैसा है, सिर्फ देखना चाहते हो, एक चैप्टर लेके देखना चाहते हो, तो यू कैन एक्चुअली डू दैट। यू डोंट नीड टू परचेज द होल कोर्स। तो पूरा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक चैप्टर, 1 चैप्टर वाइज कोर्स यू कैन परचेज, एंड दीज कोर्सेज आर वेरी चीप। अगर तुम्हें सिर्फ एक चैप्टर खरीदना है तो 1 रुपी चैप्टर इज ऑल्सो देयर, 9 रुपीज में मिल जाता है, 11 रुपी, 50 रुपी, ऐसे ऐसे प्राइस में तुमको चैप्टर मिल जाएंगे। तो this is actually a very good thing because you'll be able to actually get the level, you'll actually be able to understand कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। Fine, so you have to just use this link, ये link description box में भी दिया हुआ है, और तुम भी यूज कर सकते हो अगर याद कर लो तो, vdnt.in/ytlive, yt मतलब YouTube live, vdnt.in is short form for वेदांतु। तो इस वेबसाइट पे चले जाना, मेरे कोर्सेज, अभिषेक सर के कोर्सेज, सबके कोर्सेज मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, दूसरी बात है वीसैट के बारे में। अब जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, उन्होंने काफी सारे माइक्रो कोर्स लगा लिए, YT लाइव यूज कर लिया, बट नाउ दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ वो वेदांतु के साथ एक लॉन्ग टर्म जर्नी शुरू करना चाहते हैं। अब वो वेदांतु के साथ पढ़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पूरा का पूरा 1 साल का कोचिंग। तो उन बच्चों के लिए वीसैट है। वीसैट इज वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। होता क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म कोर्स लोगे तो वो 1 रुपए में नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, तो दैट इज अ हाई प्राइस वर्जन। तो जो भी उसके प्राइस रहते हैं 30,000, 40,000 व्हाटएवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस। तो इन दैट प्राइस यू विल गेट डिस्काउंट, और उसके लिए जरूरी है वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। बिकॉज इफ यू go to this test and if you secure a scholarship, say for example 50%, 40%, जो भी स्कॉलरशिप मिला, तो यार अगर मान लो 40,000 का कोर्स है और 50% स्कॉलरशिप मिल गया, मतलब अपने मम्मी पापा के 20,000 रुपए बचा दिए। Isn't that great? और सिर्फ 20,000 रुपए में तो पूरे 1 साल पढ़ लोगे, काफी सस्ता भी है। तो if you want to register for that, this is the link, vdnt.in/ytvsat, again YouTube vsat, vdnt.in बता ही चुका हूँ। अब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ फायदे और हैं। वो कुछ फायदे ये हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक का मतलब क्या होता है कि ये टेस्ट पहला तो ऑनलाइन होगा और आपको अपने घर पे बैठ के देना है। तो ऑनलाइन है और दूसरा आप घर पे हो, इसका मतलब घर पे आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन हो मतलब सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये ऐसा टेस्ट नहीं है जहां पे आपको बुक ले जाने की अनुमति नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू सी योर मोबाइल, यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर कैलकुलेटर, सब यूज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है इलीगल है, इलेजिटिमेट है। ये टेस्ट बनाया ही ऐसा गया है कि इसको ओपन बुक टेस्ट कहा जाता है। मतलब इसमें बच्चे बुक देखें तो भी उनको दिमाग लगाना पड़े आंसर देने के लिए, and that is why this VSAT test is one of its own different type of test. Okay, so please in case if you want to join Vedantu, write this open book test. एक बार देखो तो कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है, अगर अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। So many students have already joined, this many worth of scholarship has already been dispersed. इतने सारे, जैसे एक फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम भी दे दिया यहाँ पे, ताकि you should understand कि हाँ ये सारे बच्चे फायदा उठा रहे हैं from all across India. Fine. So that was all session. That was all about today's session, guys. It was really a fantastic session. मजा आया तुम लोगों के साथ। तो I'll be waiting for the another session also. और रियल नंबर तो चल ही रहा है साथ साथ उमंग सीरीज में, तो उमंग 2.0 रियल नंबर फॉलो करते रहो। और ये वाला ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने वाला है जल्दी, तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो अब रियल नंबर में हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और वहां पे सारे चैप्टर्स सॉल्व करते रहो। ओके, सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। बाय बाय बाय।